Hello friends, welcome back in Chemist tutorial of Floating Gyansala Take Education in Rhyme because Lotus flourishes in slime. Today's chapter is chapter 1 Introduction. Tracing changes through 1,000 years मतलब हजारों साल के दौरान जो बदलाव आए उसके बारे में फ्रेंड्स हम इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे। ये है फ्रेंड्स मैप 1 जिसे अल इद्रिसी ने 12th सेंचुरी में बनाया था। और अब हम मैप 1 के बाद मैप 2 देखेंगे फ्रेंड। ये है मैप 2 जिसे 18th सेंचुरी में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने बनाया था, जो कि लगभग आज के डेट का जो मैप होता है उसके सिमिलर है। तो फ्रेंड्स हम इसमें ये जानकारी लेंगे कि जो रिसोर्सेस अल इद्रिसी को 12th सेंचुरी में मिली थी या फिर जो एक फ्रेंच कार्टोग्राफर को 18th सेंचुरी में मिली है उसमें क्या डिफरेंसेस हैं। और ये जो 18th सेंचुरी का मैप है फ्रेंड्स, इसे लगभग हम आज के मैप से सिमिलर कह सकते हैं, लेकिन जो अल इद्रिसी ने बनाया है वो मैप फ्रेंड्स आज के मैप से मिलता जुलता नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अलग है। A section of the world map drawn by geographer Al-Idrishi in the 12th century showing the Indian subcontinent from land to sea. Take a look at map 1 and map 2. तो फ्रेंड्स हमने मैप 1 और मैप 2 देखा, जिसे मैप 1 को बनाने वाले 1154 सेंचुरी यानी कि कॉमन एरा में एक अरब जोग्राफर थे अल इद्रिसी, जिन्होंने इसे बनाया था। ये सेक्शन है रिप्रोड्यूस हियर इन डिटेल ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, जो कि एक डिटेल अकाउंट था इंडियन सब कॉन्टिनेंट का। लार्जर मैप है और ये एक बड़े वर्ल्ड मैप का और फ्रेंड्स ये 1720 में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने मैप 2 को बनाया था, यानी कि लगभग 18th सेंचुरी में। कार्टोग्राफर वो इंसान होता है जो कि मैप बनाता है। और जो दूसरा मैप है फ्रेंड्स क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर ऑफ द सेम एरिया। ये सेम एरिया को दिखाते हैं लेकिन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। अल इद्रिसी का जो मैप है वो साउथ इंडिया इज़ वेयर वी वुड एक्सपेक्ट टू फाइंड नॉर्थ इंडिया, यानी कि जो साउथ इंडिया में पड़ता है उस पार्ट को नॉर्थ में दिखाया गया है। जैसे कि श्रीलंका इज़ द आइलैंड एट द टॉप। इसमें श्रीलंका जो एक आइलैंड है उसको टॉप पर दिखाया गया है। प्लेसेस नेम आर मार्क्ड इन अरबिक, और उन्होंने अरबिक लैंग्वेज में उस समय प्लेसेस को मार्क किया है और उनका नाम लिखा है। और ये फ्रेंड्स मैप है सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी एटलस नोवेयू ऑफ गुलेम डी इसले का ये एटलस में बना हुआ है। एंड देयर आर सम वेल नॉन नेम्स लाइक कन्नौज। जैसा कि मैं फ्रेंड्स बोल रहा था कि उस समय जो उनकी लैंग्वेज थी उस लैंग्वेज में उन्होंने इंडियन प्लेसेस को मार्क किया, जैसे कि कन्नौज हम लोग के से लिखते हैं, उन्होंने स्पेल्ट किया कन्नौज को क्यू से, जो कि यूपी में पड़ता है। मैप 2 जो है मैप 1 से 600 साल बाद बना है फ्रेंड्स। उस दौरान के पीरियड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है सब कॉन्टिनेंट के हैड चेंज कंसिडरेबली। दिस मैप सीम्ड मोर फैमिलियर टू अस एंड द कोस्टल एरियाज। और इसमें फ्रेंड्स कोस्टल एरियाज को सब कॉन्टिनेंट्स को डिटेल में दिखाया गया है। और ये जो मैप है यूज्ड बाय यूरोपियन सेलर, और ये मैप यूरोपियन सेलर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता था और मर्चेंट्स ऑन द वॉयज, क्योंकि यूरोपियन सेलर्स जो होते थे फ्रेंड्स अब यूरोप से इंडिया आते थे अपने सामान की खरीद बिक्री करने के लिए, तो उन्हें ये जानकारी ज़रूरी होती थी कि आखिर समुंदर के रास्ते आने जाने का रास्ता कौन सा है। और मर्चेंट्स को ये भी ज़रूरी होता था कि कौन कोस्टल एरियाज या सब कॉन्टिनेंट्स जो है कहाँ पर पड़ते हैं एग्जैक्टली। इस मैप में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि सब कॉन्टिनेंट्स को और कोस्टल एरियाज़ को क्लियरली दिखाया गया है। उसके अलावे फ्रेंड्स रिवर्स को भी अच्छे से दिखाया गया है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि अगर डिटेल्ड अकाउंट है इसमें
तो फ्रेंड्स इसी बात का है कि कौन से कोस्टल एरियाज़ कहाँ पर पड़ते थे, कौन से सब कॉन्टिनेंट कहाँ पर पड़ते थे, और ये जानकारी उन्हें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होती थी। इंटीरियर ऑफ द सब कॉन्टिनेंट मैप 2 में आप देख सकते हैं, जो डिटेल्ड अकाउंट देता है कोस्ट्स का, और रिवर गंगा के बारे में भी आप जान सकते हैं और देख सकते हैं इस मैप के अंदर। और ये शो करता है मतलब नदियों को भी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, व्हाई डू यू थिंक there is a difference in the level of detail and accuracy between the coastal and island area in this map? तो फ्रेंड्स, ये जो एक्यूरेसी है कोस्टल और इनलैंड एरियाज़ की मैप में, या फिर डिफरेंट लेवल के जो डिटेल्स इसमें दिए गए हैं उसके बारे में सोचिए, पढ़ें और इसके बारे में। इक्वली इम्पॉर्टेंट इज़ द फैक्ट दैट साइंस ऑफ कार्टोग्राफी डिफरेंट इन द टू पीरियड। यानी कि इन दोनों पीरियड में फ्रेंड्स हम ये देखेंगे कि जो साइंस है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। हिस्टोरियंस जो होते थे तब डॉक्यूमेंट्स को रीड करते थे, मैप कलेक्ट करते थे, टैक्सेस को पढ़ते थे, टेक्स्ट्स को, पास्ट को पढ़ते थे, और उसके बाद सेंसिटिवली डिफरेंट हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर वो कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते थे या फिर इकट्ठा करते थे, और उसके बाद हिस्टोरियंस जो थे हिस्ट्री एक न्यूट्रल फॉर्म में लिखा करते थे, इन विच इंफॉर्मेशन अबाउट द पास्ट वाज प्रोड्यूस, और जो भी उन्हें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होती थी उसी पर वो लिखा करते थे। लेकिन जैसा कि मैंने फ्रेंड्स पहले भी कहा कि आज के समय या आज के दौर के जैसे हिस्टोरियंस को बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस कलेक्ट करने को नहीं मिलती थी, या फिर उन्हें ज़्यादा कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेस नहीं मिल पाता था, क्योंकि उस समय रिसोर्सेस काफ़ी लिमिटेड हुआ करती थी। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, ये जो कॉन्टेक्स्ट है जो कि इंफॉर्मेशन देता है, प्रोड्यूस चेंज विथ टाइम, वो समय के साथ फ्रेंड्स बदलता रहा है। व्हाट अबाउट लैंग्वेज, अगर हम बात करें लैंग्वेज की या अर्थ की, तो सारी चीज़ें बदलती रही हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ये चीज़ें दी गई हैं कि वैरायटी ऑफ लैंग्वेजेस जो थी विच हैव चेंज कंसिडरेबली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कहा कि समय बीतने के साथ साथ बदलाव आती थी लैंग्वेज में और लैंग्वेज के अर्थों में, यानी कि शब्दों में भी बदलाव आते थे और शब्दों का अर्थ भी बदल जाता था। मेडाइवल, तो फ्रेंड्स अभी जो मेडाइवल पर्शियन है एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, और जो मॉडर्न पर्शियन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। इज़ नॉट जस्ट विथ रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकेबलरी, उनका ग्रामर भी चेंज है, उनका वोकैब भी चेंज है, उनके अर्थ भी शब्दों के बदल गए हैं समय के साथ साथ। तो फ्रेंड्स, हम जैसे कि एक एग्जांपल लिखते हैं, टेक द टर्म ऑफ हिंदुस्तान। तो फ्रेंड्स, अगर हम हिंदुस्तान का टर्म लें जिसे आज हम इंडिया के रूप में लेते हैं, तो इसमें नदन और सदन पार्ट को इंक्लूडेड बताया जाता है, जबकि आज का जो मॉडर्न स्टेट है इसमें, जबकि जो टर्म वा जो यूज होता था 13th सेंचुरी में बाई मिन्हाज सिराज, अ क्रॉनिकलर हु रोट इन पर्शियन। तो ये क्रॉनिकलर जो मिन्हाज सिराज थे उन्होंने लिखा है पर्शियन में कि ही मीन्ट द एरिया ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड द लैंड बिटवीन द गंगा एंड यमुना, यानी कि पंजाब, हरियाणा और गंगा और यमुना के बीच का जो दुआब का एरिया था फ्रेंड्स, इन एरियाज को उस समय हिंदुस्तान का टर्म कहा जाता था, या फिर हिंदुस्तान के टर्म में लिया जाता था कि ये एरिया जो है ये हिंदुस्तान है। ही यूज द टर्म इन अ पॉलिटिकल सेंस फॉर लैंड दैट वर अ पार्ट ऑफ द डोमिनियन, जो डोमिनियन ऑफ द दिल्ली सुल्तान। तो बात कहें फ्रेंड्स कि जब दिल्ली सल्तनत में जो एरियाज दिल्ली सुल्तान के अंतर्गत आता था, या फिर उसका जो डोमिनियन पार्ट होता था, वो एरियाज जो एरिया इंक्लूडेड थे termed shifted with the extent of sultanate, but term never included South India। तो फ्रेंड्स, उस टर्म में यानी कि जो मिन्हाज सिराज ने जिस हिंदुस्तान की बात की है, या जो हिंदुस्तान शब्द की बात की है, उसमें साउथ इंडिया का पार्ट नहीं आता था।
अगर कभी साउथ इंडिया पर, चूंकि इनका जो दिल्ली सल्तनत के जो रूलर हुआ करते थे, उनका टाइम टू टाइम रूल साउथ इंडिया के कुछ पार्ट पर हो जाता था और कभी कभी वो पार्ट छिन जाता था। तो जब तक उस पार्ट पर उनका राज हुआ करता था तब तक तो वो हिंदुस्तान कहलाता था। लेकिन जब उनके हाथ से वो एरिया चला जाता था तो उसके बाद वो हिंदुस्तान से बाहर हो जाता था फ्रेंड्स। क्योंकि उस समय हिंदुस्तान शब्द की जो बात थी वो एक नेशन के लिए हुआ ही नहीं करती थी। उस समय राजपूतों का राज था। इससे पहले, यानी कि दिल्ली सल्तनत की बात करें या पूरे इंडिया की बात करें तो उस समय का जो इंडिया था, आज के टर्म का इंडिया नहीं है। उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे राजपूतों के, जिस पर वो रूल किया करते थे। और इसी तरीके से एक छोटे छोटे पार्ट में ये इंडिया बटा हुआ था, जो इंडिया आज के टर्म में हम पूरे नेशन के लिए लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं बाबर, जो कि हिंदुस्तान को डिस्क्राइब किया एक जोग्राफिकल टर्म में, जिसमें उसने फौना और इनहेबिटेंट्स के कल्चर को डिफाइन किया। और हम लोग आगे के चैप्टर में फ्रेंड्स देखेंगे कि कैसे, जो कि सिमिलर थे टू द वे ऑफ 14th सेंचुरी, पोएट अमीर खुसरो ने यूज किया एक वर्ड हिंद को, जबकि जो आइडिया था जोग्राफिकल और कल्चरल इंटिटी का, जैसे कि इंडिया डिड एग्जिस्ट, द टर्म हिंदुस्तान डिड नॉट कैरी द पॉलिटिकल एंड नेशनल मीनिंग। और फ्रेंड्स, आज के जैसे हिंदुस्तान को पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग के तौर पर उस समय नहीं लिया जाता था, विच वी एसोसिएटेड विथ इट टुडे, जो आज के समय में हम लेते हैं, या आज के समय में जिस हिंदुस्तान को हम टर्म करते हैं पॉलिटिकल या नेशनल मीनिंग के तौर पर। तो फ्रेंड्स, इसमें आप एक सवाल का जवाब दें कि कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वर्ड्स हुज मीनिंग चेंज इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अगर अर्थ बदलते हैं तो कुछ एक आध दो एग्जांपल आप भी दें फ्रेंड्स के तौर पर। फ्रेंड्स, हिस्टोरियंस जो थे काफ़ी ज़्यादा केयरफुल थे इस टर्म पर कि डिफरेंट जो थिंग्स थे पास्ट के, यानी कि जो मैंने पहले ही कहा फ्रेंड्स कि अर्थ बदल जाता था, ग्रामर बदल जाता था, शब्दों के मतलब बदल जाते थे। तो अब एक एग्जांपल हम लेते हैं इस टर्म में फॉरेनर की। तो ये यूज होता था समवन हु इज़ नॉट एन इंडियन, जो कि एक भारतीय नहीं है, वो एक फॉरेनर है, जो उस समय फॉरेनर को डिस्क्राइब करता था। जबकि फ्रेंड्स, हम लोग पाएंगे कि मेडाइवल पीरियड में एक फॉरेनर वो होता था जो कि एक अजनबी हो या परदेसी। परदेसी फ्रेंड्स हिंदी में, हिंदी के टर्म में उसे कहा जाता है और डिस्क्राइब किया जाता है। और एक पर्सन जो कि पर्शियन में जो कि एक स्ट्रेंजर होता है उसे अजनबी कहा जाता है। ये जो सिटी, जैसे कि एक सिटी ड्वेलर्स होते थे, या फिर देयर फॉर माइट हैव रिगार्डेड अ फॉरेस्ट ड्वेलर एज अ फॉरेनर। जो सिटी ड्वेलर्स हो गए या फॉरेस्ट ड्वेलर्स होते थे उन्हें फॉरेनर के रूप में टर्म किया जाता था। जबकि बट टू पीजेंट्स, जबकि दो किसान जो होते थे एक ही गांव में रहा करते थे, ये फॉरेनर नहीं होते थे एक दूसरे के लिए। even thought they may have had a different religious और कास्ट बैकग्राउंड, चाहे फिर वो अलग रिलीजन या फिर अलग कास्ट या बैकग्राउंड से बिलोंग करते हों। हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस। हिस्टोरियंस अलग अलग टाइप के सोर्सेस का इस्तेमाल किया करते थे उस समय जानने के लिए पास्ट के बारे में, और इसके लिए वो डिपेंड करते थे पीरियड ऑफ दियर स्टडी ऑफ द एंड द नेचर ऑफ दियर इन्वेस्टिगेशन, और इन्वेस्टिगेशन के नेचर पर। लास्ट ईयर में हमने ये एक एग्जाम्पल पढ़ा कि यू रीड अबाउट रूलर्स ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी, जैसे कि हमने गुप्ता डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ा था जिसमें हर्षवर्धन थे। इन इन दिस बुक हम लोग ये पढ़ेंगे कि वी विल रीड अबाउट द फॉलोइंग 1000 ईयर्स। हमने हज़ारों साल के बारे में पढ़ा, रफली 700 से लेके 1750, यानी 700 to 750 की बात हमने की।
तो आपने ये ध्यान दिया होगा, आपने ये नोटिस किया होगा कि जो कंटिन्यूटी होती थी सोर्सेस की, यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड, उस समय स्टडी के दौरान जो हिस्टोरियंस इस्तेमाल करते थे, दे स्टिल रिले ऑन कोइंस, वो कोइंस के मदद से या इंस्क्रिप्शन के सहारे आर्किटेक्चर एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन के तौर पर इस्तेमाल होते थे। लेकिन देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी, लेकिन उसमें कुछ डिसकंटिन्यूटीज़ थी। हम फ्रेंड्स इस डिसकंटिन्यूटीज़ को और डिफाइन करेंगे। तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने कहा कि नंबर जो टेक्सुअल रिकॉर्ड्स होते थे इंक्रीज ड्रामेटिकली। तो फ्रेंड्स टेक्सुअल रिकॉर्ड्स जो थे ये ड्रामेटिकली बढ़ रहे थे उस पीरियड के दौरान, और ये स्लोली डिस्प्लेस्ड हो रहे थे, यानी कि इनका डिस्प्लेसमेंट हो रहा था अवेलेबल इंफॉर्मेशन के टाइप पर थ्रू द पीरियड। पेपर ग्रेजुअली बिकम चीपर उस समय, क्योंकि जो पेपर हुआ करते थे ये काफ़ी ज़्यादा महंगे थे एंड मोर, और काफ़ी मुश्किल से अवेलेबल हो पाते थे। अब फ्रेंड्स जानते हैं द वैल्यू ऑफ पेपर के बारे में। तो कंपेयरिंग द फॉलोइंग, मिडिल ऑफ द 13th सेंचुरी के बीच में एक स्कॉलर ने को कॉपी लिखना था एक किताब का, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, उसके पास इनफ पेपर नहीं थे लिखने के लिए। इसलिए उसने क्या किया, मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखी गई थी उसे धो दिया, और ये नहीं चाहता था कि ये सूख जाए ये पेपर, एंड यूज्ड इट, और उससे पहले वो चाहता था कि वो इसे यूज कर ले। एक सेंचुरी के बाद आप देखोगे फ्रेंड्स कि इफ़ यू बाउट सम फूड, अगर कुछ खाना लेकर के आते होंगे इन द मार्केट, यू कुड बी लकी एंड हैव द शॉपकीपर रैप इट फॉर यू इन सम पेपर। जो आपको तो आप लकी हैं कि आपको वो कुछ पेपर में रैप करके वो खाना देता है। वेन वाज पेपर मोर एक्सपेंसिव, जब पेपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे एंड ईजिली अवेलेबल, और तुरंत मिल जाते थे इन द 13th सेंचुरी और 14th सेंचुरी। तो वो कब हुआ, 13th सेंचुरी में या 14th सेंचुरी में? फ्रेंड्स इसका जवाब आप दें। तो फ्रेंड्स पीपल जो थे होली टेक्स्ट लिखने के लिए, या रूलर के क्रॉनिकलर्स को लिखने के लिए, या फिर लेटर जो होता था, या टीचिंग ऑफ सेंट्स होते थे, पिटिशंस होते थे, जुडिशियल रिकॉर्ड्स होते थे, रजिस्टर्ड ऑफ अकाउंट एंड टैक्सेस, वो रजिस्टर्ड किया जाता था, या टैक्सेस के बारे में कलेक्शन को लिखा जाता था एक रजिस्टर्ड में। मैन्युस्क्रिप्ट भी कलेक्ट किए जाते थे वेल्दी पीपल के द्वारा, या फिर रूलर्स के द्वारा, या फिर मोनेस्ट्रीज में या फिर टेम्पल्स में इसे रखा भी जाता था। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्चीव्स, जो कि लाइब्रेरी और आर्चीव्स के रूप में प्लेस्ड हो गए। आर्चीव्स किन्हें कहा जाता है? तो आर्चीव वो जगह होती है जहाँ पर डॉक्यूमेंट या मैन्युस्क्रिप्ट को स्टोर करके रखा जाता है। आज के समय में नेशन के पास और स्टेट गवर्नमेंट के पास, दोनों के पास आर्चीव्स हैं, जहाँ पर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स को या ट्रांजैक्शन को अच्छे से रखा जाता है, क्योंकि हिस्टोरियंस जो थे उस समय डिफ़िकल्ट होता था उन्हें यूज करना। फ्रेंड्स वो परेशानियाँ क्या क्या थी? तो फ्रेंड्स मैंने ये पहले भी बताया कि उस समय प्रिंटिंग प्रेस नहीं था। तो फ्रेंड्स अगर प्रिंटिंग प्रेस नहीं था तो जो दिक्कतें हिस्टोरियंस को उस समय इस डिटेल्ड अकाउंट को यूज करने में होती थी, वो दिक्कतें यही थी कि जो ओरिजिनल बुक होती थी, यानी कि एक इतिहासकार ने एक किताब को लिख दिया, उसके बाद स्क्राइब्स हुआ करते थे। चूँकि प्रिंटिंग प्रेस नहीं है तो स्क्राइब्स लोग ही उसको कॉपी करते थे। स्क्राइब्स वो पर्सन होता था जो कि ओरिजिनल बुक से कॉपीराइट लिखा करते थे, और ये मैन्युस्क्रिप्ट हाथों के द्वारा ही लिखे जाते थे जो कॉपी किए जाते थे। आपने प्रायः अपने दोस्तों के होमवर्क को खुद अपनी कॉपी में लिखा होगा, जो कि एक काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज नहीं है। कभी कभी क्या होता होगा, आपको उसकी लिखावट नहीं समझ में आती होगी अपने फ्रेंड की, आपको फोर्सफुली ये गेस करना पड़ता होगा कि आखिर आपके फ्रेंड ने क्या लिखा है। एज अ रिजल्ट देर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस इन योर कॉपी। लेकिन तो थोड़े बदलाव
लिखने में आ जाते होंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपके दोस्त ने आखिर क्या लिखा है ये चीज़ को तो आप गेस कर रहे हैं ना, वो करेक्ट है या नहीं है ये बातें आपको पता भी नहीं है। तो उसी तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट की जो कॉपी होती थी ना, समवाट सिमिलर सिमिलर हुआ करती थी, लेकिन स्क्राइब्स जो थे कभी कभी कॉपी करने के दौरान मैन्युस्क्रिप्ट को दे अल्सो इंट्रोड्यूस स्मॉल चेंजेस, कुछ बदलाव लेकर के आते थे। और वो बदलाव फ्रेंड्स वर्ड्स में या फिर सेंटेंस में देखने को मिल जाते थे। ये छोटे डिफरेंसेस हुआ करते थे जो उस समय ओवर सेंचुरी ऑफ कॉपीराइट अंटिल मैन्युस्क्रिप्ट में, मतलब ये बदलाव देखने को फ्रेंड्स मिलते थे। ये फ्रेंड्स एक पेंटिंग है, स्क्राइब ने कॉपी किया है ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, एक मैन्युस्क्रिप्ट से। जो पेंटिंग है इज ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.1 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर बाई 7.1 सेंटीमीटर में। और क्योंकि इसका जो साइज़ था कॉल्ड अ मिनिएचर, वो मिनिएचर कहलाता है। मिनिएचर पेंटिंग जो होती है वर समटाइम यूज टू इल्यूस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट, इसको इसमें मैन्युस्क्रिप्ट को कभी कभी इल्यूस्ट्रेट करने के लिए बनाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर हुआ करते थे। लेटर कलेक्टर्स जो और एंड सोल्ड जस्ट द मिनिएचर्स, और इस मिनिएचर्स को वो लोग बेचते भी थे फ्रेंड्स। डिफरेंट काइंड्स ऑफ हैंडराइटिंग जो थी कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफ़िकल्ट। जैसे नस्तालिक जो थे स्टाइल ऑन द लेफ्ट, ये लेफ्ट से लिखे जाते थे, इज कर्सिव एंड इजीली टू रीड, और ये इजीली पढ़ लिए जाते थे। जैसे सिक्कस्त जो होता था, सिक्कस्त ये लिखे जाते थे ऑन द राइट साइड, डेंसर एंड मोर डिफ़िकल्ट, और ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हुआ करते थे फ्रेंड्स उस समय। जो सेम टेक्स्ट होते थे बिकेम सब्सटेंशियली डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग हो जाते थे सेम टेक्स्ट ही। और उस समय एक सीरियस प्रॉब्लम था, क्योंकि हमें रेयरली ही ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट मिल पाता था जो ऑथर लिखा कर, हम लोग टोटली डिपेंड, हम लोग ओरिजिनल वर्जन के लिए फ्रेंड, चूँकि ओरिजिनल वर्जन मिल नहीं पाते थे, कॉपीराइट मिलते थे जिसे स्क्राइब्स लिख करके दिया करते थे फ्रेंड्स उस समय, जिस कारण से हिस्टोरियंस जो थे हैव द रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट, तो वो अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट के वर्जन को पढ़ते थे, और जो कि सेम टेक्स्ट का होता था, लेकिन ओरिजिनली जो लिखे होते थे वो हमें फ्रेंड्स मिल, तो फ्रेंड्स उन्हें केवल ऑथर यानी कि जो हिस्टोरियंस बाद के होते थे और जो रिसोर्सेज को कलेक्ट करते थे, उन्हें केवल अनुमान के तौर पर ही लिखना पड़ता था कि आखिर ओरिजिनल कॉपी में क्या लिखा होगा या हिस्टोरियंस ने ओरिजिनल कॉपी में क्या लिखा है, क्योंकि उन्हें तो मिली है स्क्राइब्स के द्वारा नकल की हुई कॉपी। और वो जो कॉपी है उसमें फ्रेंड्स मैंने बताया कि वर्ड्स की और सेंटेंस की अदला बदली हुआ करती थी। तो और फ्रेंड्स जो ऑथर्स थे ये मेन, तो ओकेजनली क्या होता था कि ऑथर्स जो थे ये इसे रिवाइज करते थे फ्रेंड्स। ये ओकेजनली ऑथर जो थे इसे रिवाइज करते थे अलग अलग समय पर। बात करें अगर 14th सेंचुरी की, तो जो क्रॉनिकलर्स जो होते थे, जैसे कि एक एग्जांपल है जियाउद्दीन बर्नी का, जिन्होंने अपने क्रॉनिकल को पहली बार 1356 में लिखा था। उसके बाद उन्होंने दूसरा वर्जन 2 साल के बाद टू डिफ़र फ्रॉम ईच अदर, जो एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा अलग था, और उस वर्जन को उन्होंने 2 साल बाद लिखा, और जो एक दूसरे से अलग मिलता था। डिड नॉट नो अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट वर्जन अंटिल द 1960s, और 1960s के तक आते आते वो जो पहला वर्जन था उसका एग्जिस्टेंस ही ख़त्म हो गया, मतलब अब वो मिलना ही बंद हो गया। इट रिमेन्ड लॉस्ट इन लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन, और ये लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शन से कहीं खो गया। तो अब तो फ्रेंड्स अगर न्यू हिस्टोरियंस आएंगे और वो हिस्ट्री लिखना स्टार्ट करेंगे, और जो पुरानी किताबें हैं अगर उनसे वो रिसोर्सेज कलेक्ट करना शुरू करेंगे, तो उन्हें ये सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा कि आखिर फर्स्ट वर्जन में या ओरिजिनल वर्जन में लिखा क्या था। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स, स्टडी ऑफ द 1000 ईयर्स बिटवीन, हजारों साल
के दौरान, स्टडी के दौरान 700 टू 1750 एक हुज कलेक्शन चैलेंज थी हिस्टोरियंस को लार्जली, क्योंकि जो स्केल है एंड वेराइटी है डेवलपमेंट का दैट ऑकर्ड ओवर द पीरियड, उस समय ये डेवलपमेंट मिली कि हिस्टोरियंस को लगातार इसमें बढ़ोतरी मिली, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि रिसोर्सेस में भी डेवलपमेंट होने लगा। डिफरेंट मूवमेंट में उस पीरियड के दौरान न्यू टेक्नोलॉजीज आई, मेड दियर अपीयरेंस एंड लाइक द पर्शियन, जैसे कि एक एग्जांपल हम फ्रेंड्स लेंगे पर्शियंस का। तो फ्रेंड्स उस समय व्हील जो थी इरिगेशन में, सिंचाई में इस्तेमाल होने लगी थी, और स्पिनिंग व्हील वेविंग में इस्तेमाल होने लगी थी। फायर आर्म्स जो थे वो कॉम्बैट में इस्तेमाल हो रहे थे। नए फूड आ गए थे, बेवरेज आ गई थी, और सब कॉन्टिनेंट में जैसे पोटैटोज़ हैं, कॉर्न है, चिली है, टी है और कॉफ़ी है। याद रखने वाली बात है कि जो इनोवेशंस हो रहे थे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के या फिर क्रॉप्स के, ये लोगों के साथ आती थी, जो लेकर के आते थे अदर आइडियाज़ को विथ देम एज वेल। इस कारण से इस एज ए रिजल्ट दिस वाज अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड कल्चरल चेंजेस, यानी कि उस समय के दौर को इसीलिए इकोनॉमी, पॉलिटिकल या सोशल कल्चरल बदलाव लेके आए। इन स्तर पर यू विल लर्न अबाउट सम ऑफ दी चेंजेस इन चैप्टर 5, और भी आप बदलाव देखेंगे चैप्टर 5 में। ये भी फ्रेंड्स एक ग्रेट मोबिलिटी थी उस पीरियड की, या फिर किसी एक पीरियड की। ग्रुप्स जो थे, पीपल ट्रैवल करते थे लॉन्ग डिस्टेंस को, सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटी, एक नई अपॉर्चुनिटी के लिए। सब कॉन्टिनेंट हेल्ड इमिनेंस वेल्थ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर पीपल टू कार्व अ फॉर्चून, क्योंकि उन्हें नए अवसर की तलाश हुआ करती थी, नए जगहों की तलाश हुआ करती थी, ताकि हमें अवसर मिले, काम मिले। ग्रुप ऑफ पीपल जो होते थे हु बिकेम इम्पोर्टेंट इन दिस पीरियड, इसमें जो लोगों का झुंड काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हुआ करता था इन दिस पीरियड। जैसे कि जो राजपूत्स होते थे, अ नेम डिराइव फ्रॉम राजपुत्र, ये जो राजपूत शब्द आया है ये राजपुत्र से डिराइव होता है फ्रेंड्स, और ये इसका मतलब होता है राजा का लड़का। बिटवीन द 18th और 14th सेंचुरी, 18th और 14th सेंचुरी के दौरान, ये जो सेंचुरीज थी, ये टर्म किया जाता है वाज अप्लाइड फॉर जनरली टू अ ग्रुप ऑफ वेरियर्स। ये अप्लाई था ये वर्ड केवल 88 टू 14 सेंचुरी वेरियर्स के लिए, यानी कि जो वीरों का समूह होता था उसके लिए ये शब्द राजपूत का इस्तेमाल किया जाता था, और जो अपने आप को क्षत्रिय बताते थे फ्रेंड्स, कास्ट स्टेटस के रूप में। अब हम देखेंगे फ्रेंड्स जिस पर्शियन व्हील की हमने बात की थी, द पर्शियन व्हील। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं उस समय का ये पर्शियन व्हील है, जो कि इरिगेशन के रूप में इस्तेमाल किया जाता था, मैंने ऊपर में ही बताया फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर से मुलाकात होगी इसी चैप्टर में। ओके, थैंक यू।